नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी भी रेगुलेटरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज का कोई एक क्वेश्चन या उसका आंसर ही आपके इंटरव्यू पैनल में पूछ लिया जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस और पैनल रेडी आंसर कवर करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर सकें। इन वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको अलग-अलग सोर्सेज़ से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ़ोकस्ड और स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाएँगे। ये सीरीज़ सिर्फ़ इंटरव्यू तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ कवर किए गए कंसेप्ट आपको मेंस एग्ज़ामिनेशन में भी काम आएँगे, और सिलेक्शन के बाद जब ट्रेनिंग जॉइन करेंगे, तब भी ये नॉलेज आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इसलिए अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये है सेट 7। अगर आपने इसके अब तक बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। इस सेट में जो मैं क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, वो बेस्ड है इकोनॉमी, मार्केट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं, जो काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछे गए हैं, और इनके आंसर इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जब आप पैनल के सामने इन क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा पैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमें आता सब कुछ है, हमको डेफ़िनेशन भी पता है, बट कभी-कभी क्या होता है, जब हम पैनल के सामने बैठते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें। मेरी ये इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगी। इन वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको पैनल के सामने एक इफ़ेक्टिव आंसर कैसे देना है। और दोस्तों, जो भी मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ, उससे पहले आप एक बार उसका आंसर देने की प्रैक्टिस करें। मैं 3 से 5 सेकंड का पॉज़ लूँगा, उस बीच में आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और एक आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मेरा आंसर आप सुनिएगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आप इन वीडियो सीरीज़ की पीडीएफ चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप बहुत छोटा-सा अमाउंट पे करके इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मेरी पीडीएफ है, ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर है। इसको आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर सकते बिना मेरी परमिशन के, अदरवाइज़ यू विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बारे में आप सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इसलिए बहुत ही अफोर्डेबल मैंने इसका प्राइस रखा है। अगर आप सोच रहे हो आप किसी को शेयर कर दें, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता चल जाएगा। इसलिए आप परचेज़ कीजिए पीडीएफ और अपने पास रखिएगा, कहीं भी आप शेयर नहीं कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, तो आपको ये पीडीएफ मेल के थ्रू मिल जाएगी, उसमें एक लिंक होगा, आप उस लिंक को सेव कर लीजिएगा। अगर फर्दर मैं फ्यूचर में कोई पीडीएफ में अपडेट करता हूँ, तो उस लिंक से आप अपडेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मैं नई स्पेशल सीरीज़ लाऊँगा, ऑर्गेनाइज़ेशनल स्पेशल सीरीज़, उसकी भी पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी, इसलिए आप उस लिंक को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले मैं जो इंटरव्यू सीरीज़ लेता था, उसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता था। आप यूट्यूब पे मेंबरशिप के थ्रू मेरी वीडियो देख सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, "सर, आप मेंबरशिप हटा दीजिएगा।" तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बट मैं पीडीएफ नहीं देता था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये प्राइस मैंने जो वीडियो का मैं लेता था यूट्यूब पर, उससे काफ़ी ज़्यादा कम रखा है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है, आप 253 में ये अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका प्राइस बढ़ा दूँगा, फिर आपके लिए ये थोड़ा महँगा हो जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड हाउ डज़ द आरबीआई कंट्रोल इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब होता है टाइम के साथ गुड्स और सर्विस की प्राइसेस जनरली बढ़ जाती हैं। जब प्राइसेस बढ़ती हैं, तो पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ मनी से पहले के कंपैरिजन में कम चीज़ खरीदी जा सकती है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए नॉर्मल और हेल्दी माना जाता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसका सबसे ज़्यादा असर आम लोग, खासकर गरीब वर्ग पर पड़ता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करता है। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो आरबीआई गवर्नर की लीडरशिप में काम करती है, पॉलिसी रेट्स के फैसले करती है। आरबीआई का सबसे इम्पोर्टेंट टूल रेपो रेट होता है, यानी वो रेट जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे लोन महंगे हो जाते हैं, स्पेंडिंग कम हो जाती है और धीरे-धीरे प्राइसेस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आरबीआई सीआरआर, एसएलआर और
ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे टूल का भी यूज़ करता है ताकि मनी सप्लाई को मैनेज किया जा सके। इंडिया एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क फॉलो करता है, जिसमें एक फिक्स्ड इन्फ्लेशन टारगेट और उसके साथ एक टॉलरेंस बैंड भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट हैपेंड टू द इंडियन बैंकिंग सेक्टर व्हेन इन्फ्लेशन इन द कंट्री स्टेज वेरी हाई। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इन्फ्लेशन का मतलब होता है इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की प्राइस का लगातार बढ़ना, जिससे धीरे धीरे पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब इन्फ्लेशन काफ़ी टाइम तक हाई रहता है तो इसका बैंकिंग सेक्टर पर कई तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला, हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जनरली रेपो रेट बढ़ाता है, यानी वो रेट जिस पर बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं। इसके बाद बैंक्स भी अपने लोन इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, लोन महंगे हो जाते हैं, लोग कम बोरो करते हैं और क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो जाती है। दूसरा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कुछ बोरोवर के लिए अपने लोन रीपे करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बैड लोन यानी एनपीएस बढ़ने का रिस्क भी रहता है। तीसरा, डिपॉजिट पर मिलने वाला रियल रिटर्न कम हो जाता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट डिपॉजिटर को मिलता है वो इन्फ्लेशन की स्पीड से कम हो सकता है। इससे लोगों की बैंक में सेविंग करने की टेंडेंसी भी कम हो सकती है। इसीलिए हाई इन्फ्लेशन लेंडिंग को महंगा बना देते हैं, लोन रीपेमेंट का रिस्क बढ़ा देते हैं और डिपॉजिट्स को भी नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से एक हेल्दी बैंकिंग सिस्टम के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेड डेफिसिट एंड अ करंट अकाउंट डेफिसिट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, दोनों ही कंट्री के बाकी दुनिया के साथ होने वाले ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन दोनों का स्कोप अलग होता है। ट्रेड डेफिसिट एक नैरो कंसेप्ट है। ये तब होता है जब किसी कंट्री के गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो हम दूसरे देश से ज़्यादा खरीद रहे होते हैं और उन्हें कम बेच रहे होते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट एक वाइडर कंसेप्ट है। इसमें ट्रेड बैलेंस के साथ दो और चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। पहली, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट और डिविडेंड। और दूसरी, नेट ट्रांसफ़र, जैसे अब्रॉड काम करने वाले लोगों द्वारा भेजी गई रेमिटेंस और फॉरेन एड। इसीलिए ट्रेड डेफिसिट करंट अकाउंट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन करंट अकाउंट हमें पूरी पिक्चर दिखाता है। किसी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, फिर भी उसका करंट अकाउंट हेल्दी हो, अगर रेमिटेंस और फॉरेन इनकम स्ट्रांग हो। यही इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट आर फॉरेक्स रिजर्व एंड व्हाई डू दे मैटर फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, फॉरेक्स रिजर्व वो फॉरेन असेट होते हैं जो किसी देश का सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है। इंडिया में इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड और मैनेज करता है। फॉरेक्स रिजर्व चार पार्ट से मिलकर बनता है। पहला, फॉरेन करेंसी असेट, जैसे यूएस डॉलर, यूरोज और पाउंड, जो इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दूसरा, गोल्ड। तीसरा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो आईएमएफ द्वारा क्रिएट किया गया एक रिजर्व असेट है। और चौथा, इंडिया का रिजर्व ट्रांच पोजीशन इन आईएमएफ। ये रिजर्व इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये देश के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। इनकी मदद से हम क्रूड ऑयल जैसे इंपोर्ट का पेमेंट कर सकते हैं, फॉरेन लोन्स रीपे कर सकते हैं और रुपये को स्टेबल रखने में सपोर्ट मिलता है। अगर रुपये की वैल्यू बहुत तेज़ी से गिरती है तो आरबीआई डॉलर बेचकर उसे सपोर्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और ग्लोबल शॉक के दौरान हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट्स हैं, लेकिन दोनों का पर्पस और वर्किंग अलग-अलग है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए होता है। यहाँ 1 साल से कम मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी और रीपर्चेज एग्रीमेंट। इसका मेन पर्पस लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, डेली कैश रिक्वायरमेंट को मीट करना और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखना होता है। इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम होते हैं। इंडिया में मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है। वहीं कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए होता है। यहाँ 1 साल से ज़्यादा मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं शेयर्स, बॉन्ड और डिवेंचर। इसका पर्पस वेल्थ क्रिएशन करना और कंपनीज को बड़े प्रोजेक्ट और ग्रोथ के लिए फंड रेज करने में मदद करना होता है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिटर्न की पोटेंशियल भी ज़्यादा होती है। इंडिया में कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। सर, इन सिंपल वर्ड्स, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मनी को हैंडल करता है, जबकि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज जीडीपी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये किसी भी देश की बाउंड्रीज के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान
प्रोड्यूस हुए सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है। इकोनॉमी की साइज और उसकी ओवरऑल हेल्थ को मेजर करने के लिए जीडीपी को सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर में से एक माना जाता है। अब जीडीपी के दो टाइप होते हैं। पहला नॉमिनल जीडीपी को करंट ईयर की प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए अगर इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ जाए तो नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा दिख सकती है, चाहे एक्चुअल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हुआ हो। वहीं रियल जीडीपी को एक फिक्स्ड बेस ईयर की प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। ये इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिमूव कर देता है और प्रोडक्शन में हुआ एक्चुअल चेंज दिखाता है। ओवरऑल सर, नॉमिनल जीडीपी आज की प्राइस पर इकोनॉमी की वैल्यू दिखाता है, जबकि रियल जीडीपी इकोनॉमी की एक्चुअल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से इकोनॉमिस्ट डिफरेंट ईयर की इकोनॉमिक ग्रोथ कंपेयर करने के लिए जनरली रियल जीडीपी को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज डेट टू जीडीपी रेशियो एंड व्हाई इज हाई गवर्नमेंट डेट अ मैटर ऑफ कंसर्न। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, डेट टू जीडीपी रेशियो एक कंट्री के टोटल गवर्नमेंट डेट को उसकी इकोनॉमी के साइज यानी जीडीपी के साथ कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल सर, अगर ये रेशियो 60% है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का टोटल डेट एक साल की नेशनल इनकम के 60% के बराबर है। इसे हम समझ सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति के टोटल लोन को उसकी ईयरली सैलरी से कंपेयर किया जाता है। जितना लोअर ये रेशियो होता है, उतना ही ये दिखाता है कि कंट्री अपना डेट आसानी से रीपे कर सकती है। इसीलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी किसी देश की फाइनेंशियल हेल्थ को एसेस करने के लिए इस रेशियो का यूज़ करते हैं। इंडिया में एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग जनरल गवर्नमेंट डेट को लगभग 60% ऑफ जीडीपी के आसपास रखने की रिकमेंडेशन दी गई है। हाई गवर्नमेंट डेट कंसर्न का सब्जेक्ट इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट पर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इससे डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर के लिए कम फंड बच पाते हैं। साथ ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है और फ्यूचर जनरेशन पर भी डेट का बर्डन बढ़ सकता है। इसीलिए डेट को कंट्रोल में रखना स्टेबल और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज द रोल ऑफ द आईएमएफ। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए की गई थी। ये मेनली तीन तरीके से काम करता है। पहला, सर्वेलेंस। आईएमएफ अपने मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी पर नज़र रखता है और फ्यूचर में किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए पॉलिसी एडवाइस देता है। दूसरा, लैंडिंग। अगर किसी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम फेस होती है तो आईएमएफ उस कंट्री को टेम्परेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो इकोनॉमी को रिकवर कर सके और ग्रोथ को रीस्टोर कर सके। तीसरा, कैपेसिटी डेवलपमेंट। आईएमएफ गवर्नमेंट को ट्रेनिंग और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को और इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। इन शॉर्ट सर, आईएमएफ का मेन रोल ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल रखना, इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करना और अपने मेंबर कंट्रीज में पॉवर्टी को रिड्यूस करने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द आईएमएफ। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी को रिड्यूस करना और डेवलपिंग कंट्रीज की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। ये स्कूल्स, रोड, हॉस्पिटल्स और क्लीन वाटर जैसे बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन, ग्रांट्स और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। अब अगर आईएमएफ से डिफरेंस की बात करें तो दोनों का मेन पर्पस अलग है। वर्ल्ड बैंक का फोकस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और पॉवर्टी को रिड्यूस करने पर होता है, वहीं आईएमएफ का फोकस ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। आसान शब्दों में कहें तो आईएमएफ एक फायर फाइटर माना जाता है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहे कंट्रीज की मदद करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक एक बिल्डर की तरह काम करता है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ओवरऑल सर, वर्ल्ड बैंक फ्यूचर को बिल्ड करता है जबकि आईएमएफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एफडीआई और एफपीआई दोनों ही ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू फॉरेन मनी हमारे देश में आता है, लेकिन दोनों की नेचर में काफ़ी डिफरेंस है। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई फॉरेन कंपनी या इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना, ऑफिस खोलना या किसी इंडियन कंपनी में बड़ा स्टेक लेना। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्वेस्टर को ओनरशिप और मैनेजमेंट में कंट्रोल मिलता है। जनरली अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा इक्विटी होल्ड करता है तो उसे एफडीआई माना जाता है। एफडीआई से सिर्फ कैपिटल ही नहीं आता बल्कि जॉब्स, टेक्नोलॉजी और स्किल भी आती है।
इसीलिए ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी स्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एफडीआई FEMA के अंडर आता है और इसे आरबीआई और डीपीआईआईटी देखते हैं। वहीं एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ शेयर्स, बॉन्ड और दूसरे फाइनेंशियल असेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उन्हें फाइनेंशियल रिटर्न मिल सके। इसमें उन्हें मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं मिलता। ये जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और मार्केट कंडीशन के हिसाब से पैसा जल्दी बाहर भी जा सकता है। एफपीआई को सेबी रेगुलेट करता है। ओवरऑल सर, एफडीआई ओनरशिप और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है, जबकि एफपीआई सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, फिस्कल डेफिसिट एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। एक साल में गवर्नमेंट को इनकम मिलनी टैक्सेस और दूसरे रिसिप्ट से मिलती है और गवर्नमेंट रोड, डिफेंस, सैलरीज और वेलफेयर स्कीम जैसे एरियाज पर खर्च करती है। जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर उसकी टोटल इनकम से ज़्यादा हो जाता है, तो इन दोनों के बीच का गैप फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। यहाँ बोरोइंग को इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। सिंपल शब्दों में कहें, फिस्कल डेफिसिट बताता है कि अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को एक साल में कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा। इसका सिंपल फार्मूला है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है ताकि पता चले कि पूरी इकोनॉमी के कंपैरिजन में इसका साइज कितना है। इसे कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट एफआरबीएम एक्ट 2003 को फॉलो करती है। इस एक्ट के अंडर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फिस्कल डेफिसिट को लगभग 3% ऑफ जीडीपी तक लाना है और रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट इसे 4.5% ऑफ जीडीपी से नीचे लाने की डायरेक्शन में काम कर रही है। एक कंट्रोल्ड फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी के लिए हेल्दी माना जाता है, लेकिन अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे डेट और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे एंड हु प्रिपेयर्स इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड होता है जो पिछले एक साल में इंडियन इकोनॉमी में हुए मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिव्यू करता है। इसमें की ट्रेंड्स और चैलेंजेस का एनालिसिस किया जाता है और यूनियन बजट से पहले पॉलिसी ओरिएंटेड इंसाइट दिए जाते हैं। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कवर किए जाते हैं। सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस में प्रिपेयर किया जाता है। पहला इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर 1950-51 में बजट के साथ प्रेजेंट किया गया था, लेकिन 1964 से इसे अलग से यूनियन बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है। सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इकोनॉमिक सर्वे एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब गवर्नमेंट इसकी रिकमेंडेशन को लीगली फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होती। फिर भी ये बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट माना जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है और आने वाले यूनियन बजट के लिए बैकग्राउंड सेट करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेल अस व्हाट डज द यूनियन बजट मीन फॉर द बैंकिंग सेक्टर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, यूनियन बजट सरकार का ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंडर प्रेजेंट किया जाता है। इसमें आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार की एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। बैंकिंग सेक्टर के लिए बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले जब सरकार रोड्स, रेलवे और हाउसिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ज़्यादा खर्च करने की प्लानिंग करती है, तो बैंक्स के पास लोन देने और अपना बिजनेस ग्रो करने से तो बैंक्स के पास लोन देने और अपना बिजनेस ग्रो करने के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। दूसरा, बजट ये डिसाइड करता है कि सरकार मार्केट से कितना बोरो करेगी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट और बैंक के पास अवेलेबल फंड पर पड़ता है। तीसरा, कभी-कभी बजट के थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कैपिटल सपोर्ट भी दिया जाता है ताकि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनी रहे। चौथा सर, फार्मर, स्मॉल बिजनेसेस और फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी कई गवर्नमेंट स्कीम बैंक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इसलिए यूनियन बजट बैंकिंग सेक्टर की लैंडिंग, डिपॉजिट और ओवरऑल हेल्थ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज में कौन-कौन से पार्ट्स मैं कवर करूँगा। दोस्तों, इस मास्टर सीरीज के पार्ट्स मैंने 3 लेयर में डिवाइड किए हैं, लेयर ए, लेयर बी और लेयर सी। ये लेयर 1 है, इसमें 20 सेट्स हैं। हर सेट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हैं। इसमें मैंने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस और एचआर रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर इंटरव्यू में पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, ये आपसे पूछे ही जाएँगे आपके इंटरव्यू में। हर सेट के टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार इनको ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों, लेयर बी में टोटल 8 सेट हैं। ये सेट्स उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो ऑलरेडी बैंक में हैं और ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं।
इसमें टोटल 8 सेट हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप सेट के टॉपिक पढ़ सकते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। और दोस्तों लेयर सी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछते हैं, सर मेरी स्ट्रीम ये है, इसमें कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों लेयर सी में मैंने 7 स्ट्रीम आइडेंटिफ़ाई की हैं। इनके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इनमें जो मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। उस स्ट्रीम से इंटरव्यू पैनल के द्वारा वो क्वेश्चन इंटरव्यू कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज़ को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हर सेट को केयरफुली डिज़ाइन किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके और उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से ऐड किए जा सकते हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट है। ये आपको इंटरव्यू को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको पता है अब तक ऐसी सीरीज़ आज तक किसी ने भी पूरे यूट्यूब पे नहीं बनाई है। तो आप लोग इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा। ये आपके इंटरव्यू के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे आप बैंकिंग, रेगुलेटरी या इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी एक इंश्योरेंस मास्टर सीरीज़ भी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप किसी इंश्योरेंस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है, ये जो सीरीज़ है ये कॉमन है आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर और जो बैंक लोकल बैंक ऑफिसर रिक्रूट करते हैं, उनके लिए ये मैंने एक कॉमन सीरीज़ बनाई है। दोस्तों जब भी कोई इन रिक्रूटमेंट का नया नोटिफ़िकेशन आएगा, तो मैं एक नई सीरीज़ लाऊँगा। उसमें मैं उसके करंट अपडेट्स कवर करूँगा, जैसे उस ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में या कोई बैंक है तो वो क्या प्रोडक्ट ऑफ़र करती है, उसका रोल क्या है फाइनेंशियल इंक्लूज़न में और उस टाइम में जो बैंकिंग सेक्टर न्यूज़ में होगा और जो करंट अफ़ेयर्स आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, उन सब के बारे में कवर करूँगा। तो जब भी कोई नोटिफ़िकेशन आए, तो आप एक बार चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, उसमें आपको ये सीरीज़ अलग से मिल जाएगी। और दोस्तों जब भी नया नोटिफ़िकेशन आए, तो आपको नई वाली सीरीज़ जो ऑर्गनाइज़ेशन स्पेशल इंटरव्यू सीरीज़ होगी और ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़, ये आपको दोनों देखनी है। जिससे आपकी एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए और आपको हायर कॉन्फिडेंस मिले जब आप इंटरव्यू देने जाएँ। और दोस्तों एक सक्सेस टिप ये है, आप पीडीएफ के अलावा इन वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको पैनल के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। जब आप इन वीडियोज़ को सुनोगे तो आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएँगी। जब चीज़ें याद हो जाती हैं, तो हम फ्लुएंटली पैनल के सामने बोल सकते हैं, उससे हमारा एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिले। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।